हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मंत्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम कल मूल अधिकार की कुछ विशेषताओं, कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। मूल अधिकार से संबंधित अन्य बातों पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार में हमने समता का अधिकार, स्वतंत्रता तक का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, और उसके बाद अधिकारों का संरक्षण यानी कि रीट से संबंधित जो है आर्टिकल 32। तो हमने विभाजित किया था कुछ इस प्रकार से। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही है। स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक सांस्कृतिक संस्कृतियों का संरक्षण और रीट की जो अधिकारिता है वो चीजें, अर्थात संवैधानिक संरक्षण, अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण। तो चलिए इन सारे विषयों पे बात करते हैं और हम लोग धीरे धीरे जो समानता का अधिकार या समता का अधिकार है वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार से तात्पर्य क्या है? समानता के अधिकार में इसके अंतर्गत जो है दो चीजें आपको आ जाती हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समता से हमारा तात्पर्य क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है या विधि के विपरीत कोई कार्यवाही करता है या विधि के विपरीत कोई ऐसा कार्य करता है जिसे अपराध के रूप में सूचित किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष एक समान समझा जाएगा। चाहे वो किसी भी परिवार से जुड़ा हो, चाहे वो बड़े उच्च परिवार से जुड़ा हो, निम्न परिवार से जुड़ा हो, चाहे वो उच्च जाति से हो, निम्न जाति से हो, अथवा समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ा हो। इससे जो है विधि के समक्ष समता की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब है विधियों का समान संरक्षण। अब हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके मन में ये था कि विधि के समक्ष समता तो चलो सब समझ में आता है कि विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दलित हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्थितियां सही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थितियां जो है सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां बेहतर है। ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को समान संरक्षण, अर्थात जो व्यक्ति बेहतर स्थिति में नहीं है, आर्थिक सामाजिक स्थिति समझ लीजिए आप, आर्थिक सामाजिक स्थितियां जिनकी बेहतर नहीं है और जिनकी स्थितियां बेहतर है, तो उसको संरक्षण, विधियों के द्वारा एक संरक्षण दिया जाना चाहिए कि वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। और समक्ष अर्थात केवल समानता ला देने से यहां समानता स्थापित तो नहीं होगा। तो ये चीज थी कि आप समान हैं, और दूसरी चीज थी कि जो समान नहीं है या जहां भिन्नता है वहां समानता का व्यवहार कैसे होगा। तो जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य दृष्टि से कमजोर हैं उसको मजबूत करने के लिए जो है संरक्षण की स्थितियां प्रदान की गई, और इसे ही विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत के रूप में व्याख्यात किया जाता है। अब हमारा अगला बिंदु है समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 15 में, और यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, ये जो 5 चीजें दी गई है, धर्म, मूल वंश, व्यक्ति की जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, इन 5 चीजों के आधार पे किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर व्यक्ति निवास स्थान, यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो 5 चीजें दी गई है इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जैसे हम लेंगे धर्म ले रहे हैं, मूल वंश, जाति है, लिंग अथवा जन्म स्थान है, लेकिन अगर निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान की बात करें तो इसमें निवास की चर्चा नहीं की गई है। तो ऐसे में संभव है कि व्यक्ति के
अगर किसी व्यक्ति के विकास के लिए या किसी व्यक्ति को जो संरक्षण दिया गया है विधियों का, वहां पे अगर देखें तो निवास जैसे कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है। उसी प्रकार से कुछ और भी विभेद किए जा सकते हैं, जैसे उम्र के आधार पे। उम्र के आधार पे उम्र में आप देख लीजिए कि किसी का अगर 18 वर्ष से कम उम्र है और या किसी का 60 वर्ष से अधिक उम्र है, तो उम्र के आधार पे जो है संरक्षण अलग अलग दिया जा सकता है या विभेद किया जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पे प्रतिषेध का विरोध किया गया है। वहीं अगर हम देखें तो निवास, उम्र जैसी चीज और अन्य चीजें भी जो हमारे समक्ष उपस्थित होगी, तो ऐसा किया क्यों गया, आखिर इसकी जरूरत की थी? इसकी जरूरत इसलिए है कि सपोज कीजिए कि निवास किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य किया जा सकता है। जैसे राज्य में आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी है अथवा किसी राज्य का निवासी नहीं है, तो उसको लेकर के जो है यहां संरक्षण दिया जा सकता है। उसी प्रकार से कोई 18 वर्ष से कम उम्र का है, कोई 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो इन लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का विभेद किया जा सकता है। अब आइए अनुच्छेद 16 में अगर देखें तो लोक नियोजन, यानी सरकारी जो पद होते हैं, सरकारी पद में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में समता रखी जाएगी या समानता रखी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का विरोध या निषेध, किसी प्रकार की जो है स्थितियां ऐसी उत्पन्न नहीं की जाएगी जिससे कोई व्यक्ति असक्षम हो जाए। इसके अलावा इसमें लोक नियोजन में समानता का तो अधिकार है, किंतु कुछ लोगों के विकास के लिए, जो लोग समाज में दलित परिवार हैं, जो निकृष्ट हैं या जिन्हें अच्छी आर्थिक सामाजिक स्थितियां प्राप्त नहीं है, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जो आपको अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक नियोजन में समानता का या किसी प्रकार के निषेध की स्थितियां नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के विकास के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान यहां पे किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। आपने गांधी के शब्दों में सुना होगा कि अस्पृश्यता जो है वो हिंदू धर्म में या हिंदू समाज जो है उसमें सबसे बुरी स्थितियां हैं। तो अस्पृश्यता के अंत, ये गांधीवादी विचारों से कहीं ना कहीं प्रेरित माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य कैसे हो सकता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसमें किसी व्यक्ति को अस्पृश्य रखा जाता है और किसी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं रखा जाएगा। किसके पास, सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लकड़ी का काम करता है, कोई व्यक्ति बांस से संबंधित कोई वस्तु बनाता है, उसे हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से जुड़ाव हमारा संबंध स्थापित नहीं होता, तो ऐसे में जो मानवीय समानता का तत्व है, तो ये समानता का तत्व उपेक्षित हो जाता है। इस कारण से मानव और सारे मानव एक समाज माने जाने चाहिए। इस कारण से जो अस्पृश्यता की चीजें हैं भारतीय समाज में देखी गई थी, उसको गांधी ने बिल्कुल ही बुरा व्यवहार कहा है और उसका अस्पृश्यता के अंत करने की बात की है। और यही कारण है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संविधान में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अर्थात राज्य जो है किसी भी प्रकार के किसी से उपाधि जो लेन देन होता है या उपाधि अपने साथ आप यूज करते हैं उससे निषेध करता है। मतलब हर व्यक्ति एक समान है और इसे जो है कुछ चीजों को छूट भी दिया गया है। अब उपाधियों के अंतर्गत उपाधि नहीं माना गया है। कुछ चीजें ऐसी है जैसे आप पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो इसे भी उपाधि नहीं माना जाता है, या अन्य कोई भी उपाधियां हैं उसे आप एक साथ नहीं रख सकते। इस प्रकार से जो है भारतीय समाज में जो उपाधि वाली व्यवस्था थी, जो कहीं ना कहीं समाज में असमानता को प्रेरित कर रही थी, उस असमानता को समाप्त करने के लिए उपाधि जैसी चीजों का अंत किया गया है। अब आइए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात भारतीय नागरिक होने के नाते व्यक्ति को अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति
अपनी विचार को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार की जो है बाध्यता नहीं होगी। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आप अगर देखें तो लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र में काफी महत्वपूर्ण चीज है और एक लोकतांत्रिक मूल्य है। सपोज कीजिए कि आप किसी देश में रह रहे हैं, लेकिन आपको राज्य के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है, शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है। शासक अगर किसी तरीके की गतिविधियां करता है जो कि नागरिक के अधिकार के विरुद्ध है, और ऐसे में अगर आप नहीं बोल सकते, या कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जहां आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बोलते हैं, आप रचनात्मक कार्य करते हैं, किंतु अगर वहां आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, तो क्या वो लोकतांत्रिक मूल्य या लोकतांत्रिक स्थितियां मानी जाएगी? ऐसा नहीं है। तो भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला हम देखें तो इसमें कुछ चीजें हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, कुछ चीजें आप लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। इसमें है सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाचार पत्र। ये 19(1) जो है समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो इसके अंतर्गत ही समाहित है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता का कोई अलग से भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही उसको रखा गया है। बी में लिख लीजिए शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, अर्थात शांतिपूर्ण रूप से आप सम्मेलन कर सकते हैं। अगला है समागम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने, घूमने की या सर्वत्र आवाज संचरण की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपने विभिन्न चीजों को देखा है। अब आते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति अपने विरुद्ध ही गवाह नहीं बनेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके विरुद्ध जो गवाह होना चाहिए वो कोई अन्य व्यक्ति होगा, व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध गवाह नहीं होगा। इसी को अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, जैसे एक दोष के लिए एक अपराध का एक दंड। अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, किसी एक के साथ एक अपराध किया है, तो उस एक अपराध के लिए दंड उसको एक ही बार दिया जाएगा। ये पॉइंट है इसके अंतर्गत। अपराध के समय अनुसार बने कानून के तहत ही अपराधी को दंड दिया जाएगा। इससे पहले अपराध जिस समय उसने किया, अपराध किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किया, उससे पहले जो कानून था या आगे कानून बनेगा, इन दोनों के अंतर्गत किसी भी अपराधी को उस अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है, बल्कि जिस समय वो अपराध किया उस समय जो दंड का प्रावधान है वही दंड दिया जा सकता है। और हमने पहले ही कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद 20 के तहत आपने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, और यही कारण है कि पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस स्टेटमेंट को जो है कोर्ट में उचित नहीं माना जाता जब तक कि कोर्ट में व्यक्ति स्वयं स्वीकार ना करे और स्वयं वो सेम स्टेटमेंट ना दे, तब तक उसको सही स्वीकृत नहीं किया जाता है। अब अनुच्छेद 21 में आइए, जीवन का अधिकार। अब जीवन का अधिकार क्या से क्या तात्पर्य है?
किसी भी प्रकार से जीवन जीने की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो है सम्मान पूर्वक, या इसको आप गरिमा पूर्वक, गरिमापूर्ण जीवन, तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। यानी व्यक्ति को, भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। इसके साथ ही किसी कानून के बिना राज्य जो है किसी व्यक्ति का जीवन नहीं ले सकती, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, राज्य बिना किसी अपराध के, या कानूनन जो अपराध है वो अपराध किए बिना राज्य किसी को सजा नहीं दे सकता, और यह काफी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा ना हो तो समझिए क्या होगा। ऐसा अगर ना हो, जीवन का अधिकार ना हो, अगर राज्य को यह अधिकार हो कि वो बिना कानून के भी अगर ऐसा कार्य कर सके, तब क्या होगा। वैसी स्थिति में राज्य का जो संचालन करेंगे या जो कार्यपालक होंगे वो अनियंत्रित कार्य करने लगेंगे, और लोगों का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छिनता हुआ प्रतीत होगा। जीवन के अधिकार का काफी विस्तार किया गया है, जैसे जीवन साथी चुनने का अधिकार, उसके बाद व्यक्ति की निजता, इसके बाद अन्य भी चीजें हैं, कहीं भी आने जाने की आजादी, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। अनुच्छेद 21 का लगातार विस्तार किया जाता रहा है न्यायालय के द्वारा, और इसमें नई नई विभिन्न चीजें हमेशा, या आप ये कहते कि समय के साथ इसमें बहुत सारी नई नई चीजें जोड़ी जाती रही है। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, इसे हम लोग अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। न्यायालय का मानना है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, या नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इस अधिकार के बिना जो है लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहला है हमारा अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार की बात करता है। तो अगर कभी भी आपको अगर अधिकार के विषय में लिखना हो तो अन्य पॉइंट छूट भी जाए, लेकिन ये 14, 19 और 21 जो आर्टिकल है वो छूटने ना पाए। अगर आपके समक्ष ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि न्यायालयों के द्वारा किए गए व्याख्या के अनुसार अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, या कौन कौन से क्या क्या व्याख्या है, उसमें व्याख्या भी दिया जा सकता है। या तो अनुच्छेद दे देगा, या तो व्याख्या कर देगा, जीवन का अधिकार दे देगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे देगा, समानता का अधिकार दे देगा। तो हो सकता है कि आप कई बार सोचे कि अनुच्छेद 21 होगा, क्योंकि यह जीवन का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। राज्य किसी का जीवन जो है बिना कानून के नहीं छीन सकता। हो सकता है आपके मन में ये हो, या ये हो सकता है कि अनुच्छेद 14 हो या अनुच्छेद 19 हो। अगर बीपीएससी की बात करें तो वहां ई ऑप्शन है, जहां एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी चलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों ऑप्शन दिया तो आपको तीनों ऑप्शन को लेकर के चलना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 21A, ये शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा के अधिकार से क्या तात्पर्य है। जिस प्रकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक शिक्षा के अधिकार का भी, एक जो अशिक्षित व्यक्ति है उसकी स्थितियां उतनी बेहतर नहीं होती जितनी शिक्षित व्यक्तियों की स्थितियां बेहतर होती है, और एक शिक्षित नागरिक ही सही डिसीजन, सही निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि जीवन के अधिकार के समान ही अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को भी मान्यता प्रदान की गई है। और यह शिक्षा का अधिकार इतना प्रभावी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो राज्य का दायित्व है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को 6 से 14 वर्ष के कोई भी अगर
बालक है, अगर उसे शिक्षा प्राप्त करने में कहीं समस्या हो रही है, वो इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अगर इसका हम देखें तो ये, अगर आपको ये प्रश्न उपस्थित हो जाए कि संविधान निर्माण के साथ या आधारभूत संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखा गया था, तो वो गलत हो जाएगा। इसका जो 86वां संविधान संशोधन आया था, उस 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है शिक्षा के अधिकार को इसके अंतर्गत रखा गया था, जो 2002 में आया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 21A के तहत जो शिक्षा का अधिकार है, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो राज्य का दायित्व है। और ये जो संविधान है उसमें संशोधन करने के बाद आया है, ये प्रारंभिक संविधान में नहीं था। अब हम देखते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये अनुच्छेद 22 है। अर्थात अगर बिना विधि के या विधि के अतिरिक्त अगर राज्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या निरोध करता है, तो ऐसे में जो स्थितियां उत्पन्न होगी उसमें व्यक्ति का क्या क्या अधिकार होगा, उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। अर्थात भारत में राज्य जो है बिना किसी कानून के या असंवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको गिरफ्तार से संरक्षण जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसमें कुछ बिंदु मैं आपको लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार के अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। हिरासत में लेने का कारण बताना, अर्थात राज्य को यह कारण बताना पड़ेगा कि आखिर आप किसी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। बिना कारण के अगर गिरफ्तारी होती है तो वो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। 24 घंटे के अंतर्गत दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे हम मजिस्ट्रेट भी हम लोग कहते हैं। और उसके पसंद से जो है व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति के पसंद से जो है वकील करने की या वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी आप अपने मन के हिसाब से, आप अपनी मर्जी से वकील कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखें कि भारत के अंतर्गत जो अनुच्छेद 22 है फंडामेंटल राइट का, उसके अंतर्गत मनमाने गिरफ्तारी और निरोध से भी संरक्षण प्रदान किया गया। और यही कारण है कि फंडामेंटल राइट को न्यायालय के अधीन रखा गया है या न्याय योग्य रखा गया है, ताकि अगर राज्य किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट का हनन करता है, किसी प्रकार की गिरफ्तारी होती है, अगर उसके अधिकारों की रक्षा नहीं होती, तो न्यायालय जो है इस पे कार्यवाही कर सके। एक चीज इसके अंतर्गत आता है, उसे मैं लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए, जिसे हम निवारक निरोध के रूप में जानते हैं। निवारक निरोध, अर्थात जो निरोध होता है वो 2 प्रकार से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया या कोई अपराध किया, और सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है वो अपराध कर सकता है भविष्य में या निकट भविष्य, इसको लिखिए। निकट भविष्य में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है कि भविष्य में किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के माध्यम से जो अपराध कर सकता है उसे नुकसान न झेलना पड़े, इसीलिए निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। अब निवारक निरोध हो सकता है कि यह निवारक निरोध राज्य जो है अपने हित में करे, या जो व्यक्ति शासन व्यवस्था में है वो शासन व्यवस्था में अपने हितों को संवारने के लिए निवारक निरोध की को उपयोग करे। तो इसके लिए आप लिख लीजिए,
इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। निवारक निरोध जो है वो राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधित कारणों से हो सकता है। अगला पॉइंट लिखें, अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इसके अंतर्गत होती है, गिरफ्तारी अगर कर ली जाती है तब क्या क्या हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, या 3 माह तक अगर किसी व्यक्ति को निरोध के अंतर्गत रखा गया है तो 3 माह से अधिक समय तक उसे निरोध में नहीं रखा जा सकता। और अगर 3 माह से अधिक गिरफ्तार करके निरोध करके रखा जाना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र सूचित करना किया जाएगा। और अगर कोई लोक व्यवस्था के विरुद्ध ऐसी चीजें आती है तो उसको प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा, यह भी आप इसके अंतर्गत लिख लीजिए। इसके अलावा जो निरोध के संबंध में जो चीजें हैं वो आपको विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम आए हैं वो आपको नोट्स में डाल दिए गए हैं, वो आप नोट्स में देख लेना। अगला हमारा बिंदु है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 23 में अगर देखें तो मानव दुर्व्यापार, मानव का जो दुर्व्यापार होता है ये अपने आप में शोषण का जो है एक बहुत ही बड़ा माध्यम होता है। इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत जो है आप मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम निषेध कर लीजिए। बाल श्रम निषेध अर्थात मानवों का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसका दुर्व्यापार करना और बाल श्रम कराना, ये दोनों ही शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यानी मानव को जबरन पकड़ना, उसका व्यापार करना, उसके अंगों का व्यापार करना, महिला को जबरन अपने नियंत्रण में रखना, उसका व्यापार करना या उससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जबरन करवाना। बाल श्रम, क्योंकि बालक जो 18 वर्ष के नहीं होते उन्हें स्वायत्ता नहीं होती, उसे निर्णय लेने लायक नहीं समझा जाता, निर्णय नहीं ले सकते वो, इस कारण से अगर बाल श्रम करवाया जाता है तो उसे भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि सपोज कीजिए कि अगर इस तरीके की चीजें नहीं होगी भारतीय संविधान के अंतर्गत और मानवों के दुर्व्यापार अगर नॉर्मल चीजें हो जाएगी, तब क्या होगा, तब एक व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। तब किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार हो सकता है, किसी भी महिला का, पुरुष का दुर्व्यापार हो सकता है, उसके अंगों का व्यापार हो सकता है। बालकों को अगर बाल श्रम में डाला जाता है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में बालकों को शिक्षा प्राप्त करने और उसे विकसित होने के लिए या एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए अवकाश प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि शोषण के अंतर्गत इसको रखा गया है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप इन चीजों को देख सकते हैं। अगला अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कारखानों आदि के संबंध में आप देखेंगे इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बालकों के नियोजन को जो है प्रतिबंधित किया गया है। कारखानों में जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके नियोजन को जो है प्रतिबंधित किया गया। कुछ चीजें यहां पे समझ आ जाती है। यहां पे इसे 14 वर्ष कर दिया गया है। 14 वर्ष के अगर बालक होते हैं तो उसे कारखाना एवं अन्य जो जटिल कार्य हैं उसमें उसके नियोजन से जो है बाहर रखा गया है। अगला धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सबसे प्रथम पॉइंट अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप देखेंगे अंतःकरण एवं धर्म को
मानने गतिविधियां करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपने मन तन मन से अगर किसी धर्म को अपनाता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार से आचरण करता है, और धर्म प्रचार भी आप लिख लीजिए इसमें, धर्म प्रचार करता है कोई व्यक्ति विशेष, तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से संबंधित जोड़ने के लिए उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण से अपने धर्म को मानने या अपने धर्म का आचरण करने, उसमें बदलाव करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है। धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है। हालांकि इसमें धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, धर्मांतरण को निषेध किया गया है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दबाव में आकर के धर्मांतरण करता है, इससे भी संबंधित बातें हैं, क्योंकि धर्म प्रचार होने पे धर्मांतरण जैसी चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति स्वतः रूप से अपने अंतःकरण से धर्म को मान रहा है या धर्म के अंतर्गत जुड़ने का प्रयास कर रहा है, या वो किसी लोभ में या दबाव में आकर धर्मांतरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है इस कारण से धर्मांतरण की स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं दी गई है, बल्कि इसके लिए जो है विशिष्ट कानून है। अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उसकी स्वायत्ता व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है, कोई दूसरा व्यक्ति दबाव डाल करके यह कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 26 को देखें तो धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा हुआ है तो उस धर्म के व्यक्ति के ग्रुप को यह स्वायत्ता प्राप्त है कि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। जैसे मंदिर में पूजा आपको कैसी करनी है, यह आपकी स्वतंत्रता है। मस्जिद में आपको कैसे बैठ के पूजा करना है, खड़ा होकर पूजा करना है, जैसे भी जो स्थितियां भी आपकी परंपरागत है, उससे आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यहां पे इसको ये देख लीजिए, ये धार्मिक चीजें होगी उसकी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, लेकिन कुछ चीजें धर्मनिरपेक्ष है। जैसे अगर किसी धर्म के कोई गतिविधि या मंदिर या मस्जिद है, वहां पे अगर भीड़ लगती है तो भीड़ को जो मैनेज करना है और सड़क उसके वजह से जाम होता है, या कोई भी अन्य तरीके के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, सरकारी गतिविधियों में भी व्यवधान उत्पन्न होते हैं, या आम जनता के गतिविधियों में अगर व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो उसको मैनेज करने का अधिकार जो है राज्य के पास है। अर्थात आपको धार्मिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन धार्मिक गतिविधि के नाम पे धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं, सड़क को जाम करने के लिए या अन्य कोई गतिविधियां हैं जो जानबूझ करके भी किया जाता है, इन चीजों की स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं दी गई है। तो सपोज कीजिए कि कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, सड़क जाम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है सड़कों के प्रबंधन, सड़क प्रबंधन की जो चीजें हैं उसमें पुलिस जो है हस्तक्षेप कर सकती है या राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिल जाती है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अंतर्गत। अगला हमारा बिंदु है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत करों के संदाय से सुरक्षा। अर्थात राज्य जो है किसी धर्म की वृद्धि के लिए, राज्य जो है किसी भी धर्म की वृद्धि से जो कर के संदाय है, अर्थात राज्य किसी विशेष धर्म से कर लेकर और किसी विशेष धर्म की वृद्धि करेगा, ऐसी चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। बल्कि यहाँ जो है कर नहीं लिया जा सकता किसी भी धर्म को, अगर आप धर्म से संबंधित गतिविधियों को कर रहे हैं उससे संबंधित कर नहीं लिया जा सकता, लेकिन यहाँ पे शुल्क लिया जा सकता है। अब कर और शुल्क में क्या अंतर है? शुल्क ये हो सकता है जैसे जो धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं, अभी हमने चर्चा की थी, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं, जैसे गाड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठा है तो इसके जो पार्किंग है, पार्किंग अगर आसपास में जिसका प्रबंध अगर राज्य करती है
तो इस पार्किंग का शुल्क राज्य ले सकती है। लेकिन अगर कोई धार्मिक कार्य है तो उस धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं ले सकती। विभिन्न अगर कोई सुविधा गवर्नमेंट एक्स्ट्रा देती है अपनी ओर से जो उस धर्म से संबंधित नहीं है, जो एक धर्मनिरपेक्ष पहलू है, जैसे पार्किंग धर्मनिरपेक्ष पहलू नहीं है, धर्म का पहलू वो होता है, वो माना जाता है जो किसी धर्म में विशेष हो या किसी धर्म की आवश्यकता हो, उसके बिना धर्म नहीं हो सकता। जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत आप देखिए तो मूर्ति पूजा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके बिना धर्म जो है आप कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा के बिना हिंदू धर्म के अंतर्गत धर्म अधूरा रह जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हम सड़क को जाम करेंगे और हम पार्किंग में नहीं लगाएंगे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं देंगे, तो राज्य उस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी भीड़ को कम करने के लिए पार्किंग जैसी सुविधा राज्य कराती है तो उसमें शुल्क देना होगा, और ये जो है किसी कर के अंतर्गत नहीं आता है। अब 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि राज्य द्वारा पूर्णतः, या आप ये कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि राज्य जहां धन दे रही है पूर्णतः या अंशतः, अगर राज्य के धन से या राज्य वित्त पोषित कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक शिक्षा अगर वहां होता है तो भाग लेने से स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर व्यक्ति चाहे तो उसमें अगर स्टूडेंट चाहे, अर्थात स्टूडेंट चाहे से तात्पर्य यह है कि स्टूडेंट जो 18 वर्ष का नहीं है वो निर्णय नहीं ले सकता। तो ऐसे में अगर उसके गार्जियन चाहें तो उस धर्म के अंतर्गत वो शिक्षा ले सकता है। अगर उसके परिवार वाले न चाहें या उसके गार्जियन न चाहें तो वो उस धर्म से बाहर रह सकता है। अर्थात धार्मिक शिक्षा अगर किसी शिक्षण संस्थान में दिया जाता है तो उससे पूरी स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को रखा गया है और उसके हितों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देखें तो ये अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति के संरक्षण के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत अगर देखें तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन, शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार है कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करे और उसका प्रबंधन करे। इसमें राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया। हालांकि यहां देखें तो ये अधिकार जो है किसी भी अनुभाग को प्राप्त है। कोई भी अनुभाग से संबंधित, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी अन्य से है, चाहे इस्लाम से हो, उसे अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अब आइए हम चर्चा करते हैं जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, उसको समाप्त कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। अर्थात संपत्ति, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि संपत्ति का अधिकार अगर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है तो राज्य को कहीं सड़क बनाने हैं, कहीं स्कूल की स्थापना करनी है या ऐसे कोई भी गतिविधियां करनी है, विकास कार्य, तो ऐसे में अगर व्यक्ति फंडामेंटल राइट के उल्लंघन का मामला लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाती है तो विकास गतिविधियां रुक जाती है। यही कारण है कि इसे विधिक अधिकार बनाया गया। अर्थात राज्य को जब भी किसी भूमि की आवश्यकता होगी या कोई ऐसी संपत्ति की आवश्यकता होगी जो व्यक्ति का निजी है, उसके बावजूद भी राज्य जो है ऐसे क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकती है राष्ट्र के विकास के लिए। तो इस कारण से जो है इसे इससे हटा दिया गया।
संपत्ति के अधिकार को। अब 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। अब भारत के अंतर्गत क्या है कि जो संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया है उसे भी संविधान के संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है, इसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। और कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत अगर व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकता है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी। ये अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान किया गया है। अब संवैधानिक संरक्षणों का अधिकार का महत्व देख लीजिए। स्वयं फंडामेंटल राइट भी जो है वो संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत है। इतना ही नहीं, स्वयं संवैधानिक संरक्षण का अधिकार जो है वो भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है। अर्थात अगर इसमें कमी करने की कोशिश राज्य करती है किसी भी परिस्थिति में तो स्वयं संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है वो भी संरक्षित है। अतः अगर इसको कम करने की कोशिश या इसे हटाने की कोशिश की जाती है तो संभव है कि न्यायालय जो है इसे पुनः या इस तरीके के संविधान संशोधन को असंवैधानिक बता सकती है और संवैधानिक संरक्षण को जो है बनाए रख सकती है। अब इसके विषय में अगर देखें तो संवैधानिक संरक्षण का जो अधिकार है इसे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक संरक्षण को लेकर के बहुत ही सकारात्मक मत था और उसे इन्होंने संविधान के अंतर्गत आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। तो इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर के की जो विचार हैं वो संवैधानिक संरक्षण एक्चुअली होता क्या है कि मूल रूप से जो दलित लोग होते हैं वो समाज के उन पे उनके जो है अधिकार जो है कहीं ना कहीं, चूंकि उन्हें अधिकारों की जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है और उनके पास इतने संसाधन भी नहीं होते कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सके। ऐसी स्थिति में इसे जो है संवैधानिक संरक्षण दिया गया था और स्वयं भीमराव अंबेडकर की जो अपनी परिस्थितियां थी उसके अंतर्गत उन्होंने भी ये पाया था कि अधिकार जो है सुरक्षित नहीं रह पाते, अतः इसे संविधान के अंतर्गत भी सुरक्षित किया जाना जरूरी है। यही कारण है कि अब B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है। तो संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत अगर बात करें तो संविधान के अंतर्गत जो है जो अधिकारों की रक्षा के लिए उपबंध किए गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए न्यायालय को विभिन्न प्रकार के रिट का अगर मतलब समझे तो एक तरीके से ये आदेश है। तो ये आदेश ये है कि रिट जो न्यायालय देती है उस आदेश को कार्यपालिका के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है, इसी कारण से इसे रिट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहला जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य यह है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति को बंदी बनाती है और तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के रिट के लिए न्यायालय जाती है और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है तो राज्य को उस व्यक्ति को हमारे समक्ष जो है उपस्थित करना होगा, उसके संबंध में जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट करनी होगी। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट है, उस व्यक्ति को या उस बंदी को अगर किसी भी प्रकार के असंवैधानिक तरीके से या अवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे प्रत्यक्ष करना राज्य का दायित्व होता है। अगला हम देखें तो परमादेश। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो न्यायालय के द्वारा परमादेश नामक रिट जारी किया जाता है और ये कार्यपालिका एवं किसी अन्य न्यायालय के लिए जो है जारी किए जा सकते हैं। अगला हम देखें तो प्रतिषेध। यह न्यायालय के लिए जारी किया जाता है और प्रतिषेध से तात्पर्य यह होता है कि किसी कार्य को रोक देना। और यह प्रतिषेध जो है किसी कार्य को, जैसे सपोज कीजिए कि न्यायालय की अधिकारिता जो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जो न्यायालय है, यानी निम्न स्तर का यानी जिला स्तर का जो न्यायालय है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से अगर अधिक अधिकार का प्रयोग करता है और ऐसी स्थिति की जानकारी अगर उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को होती है, तो वो प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है और न्यायालय को जो है उस कार्य को करने से बाधित कर सकता है। और ये किसी प्रकार के निर्णय के पूर्व जो है ये प्रतिषेध जैसे रिट का प्रयोग किया जाता है। वही अगर उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण रिट भी जो है न्यायालय के जो निचले स्तर के न्यायालय होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत, उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। जब कोई कार्य हो जाता है तब उत्प्रेषण, जब कोई आदेश जारी कर दिया जाता है तब उस आदेश को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। इसके अलावा जो अधिकार प्रेक्षा है, एक और रिट है जिसे हम लोग अधिकार प्रेक्षा के रूप में जानते हैं। अधिकार प्रेक्षा से तात्पर्य होता है कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे किस अधिकार से बैठा हुआ है। अगर ऐसा कभी महसूस हो या ऐसी कभी जानकारी प्राप्त हो, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जिला अधिकारी के पोस्ट पे बैठा हुआ है लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में अधिकार प्रेक्षा रिट जारी किया जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हुए हैं या इस पद को किस अधिकार से आप सुशोभित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यह जवाब देना होता है, उसे वो प्रोसेस बताने होते हैं कि हमें जो अधिकार प्राप्त है वो सही अधिकार प्राप्त है और हमने किसी भी विधियों का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि विधियों के अनुसार से ही हम इस पद पे आए हैं। तो इस प्रकार से जो है न्यायालय विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अब कुछ जो चीजें हैं अधिकार, मूल अधिकार से संबंधित दो चार तथ्य हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे आपातकाल की घोषणा होती है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया जाता है तब इसका प्रभाव जो है फंडामेंटल राइट पे देखा जाता है। तो 352 अगर जब प्रवाहित होता है तब अनुच्छेद 358 इसके अंतर्गत अगर लागू की जाती है तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः, यानी कि वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है तात्कालिक रूप से निलंबित हो जाता है। अर्थात अगर अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो अनुच्छेद 58 जो है 358 स्वतः ही लागू हो जाता है और इसके तहत जो है अनुच्छेद 19 यानी कि वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः ही तात्कालिक रूप से निलंबित हो जाती है। लेकिन अगर अनुच्छेद 359 का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रयोग करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा 352 के प्रयोग के साथ ही अनुच्छेद 358 अपने आप स्वतः ही प्रयुक्त हो जाता है, किंतु 359 का प्रयोग करने के लिए जो है अलग से आप कह सकते हैं कि अलग से राष्ट्रपति को इसका उपयोग करना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो तात्कालिक रूप से निलंबित हो जाते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 352 के उपयोग के साथ ही अनुच्छेद 358 उपयोग हो जाता है और अनुच्छेद 19 जो है तत्काल रूप से निलंबित हो जाता है। किंतु अगर 358 का प्रयोग ना करें, क्योंकि 358 प्रयोग स्वतः होता है, 359 स्वतः नहीं होता, तो 359 को प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति अलग से आदेश जब पारित करता है तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है सारे फंडामेंटल राइट तात्कालिक रूप से निलंबित हो जाते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट से संबंधित जो सारी चीजें तत्व थे उन सारे तत्वों को हमने क्लियर किया है। इससे संबंधित अगर और भी कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से
हम हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।